ईटीएफ्स का नाम सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? लो कॉस्ट, इजी इन्वेस्टमेंट और जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन, राइट? शायद इसीलिए ये हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या इस आसान सी दिखने वाली पिक्चर के पीछे कुछ ऐसे खतरे छुपे हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे? आज हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के उन्हीं छुपे हुए रिस्क से पर्दा उठाएंगे। हम सब जानते हैं कि ईटीएफ्स सिंपल हैं, सस्ते हैं और इन्वेस्टमेंट को फैलाने का एक बेहतरीन जरिया है। पर इस परफेक्शन की चमक में कहीं हम कुछ जरूरी चीजें इग्नोर तो नहीं कर रहे? चलिए पता करते हैं कि क्या इनमें सच में कोई ऐसी कमी है जो हमारे रिटर्न्स को चुपके से कम कर सकती है। इस सच्चाई को समझने के लिए हम अपनी जांच शुरू करेंगे कुछ बेसिक रिस्क से। फिर हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे नए और एडवांस्ड खतरों की दुनिया में। इसके बाद देखेंगे कि इंडिया में इसकी कहानी में क्या ट्विस्ट है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, इन सबसे बचने का एक्शन प्लान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वो बेसिक रिस्क जिनके बारे में हर ईटीएफ इन्वेस्टर को पता होना ही चाहिए। सबसे पहला और सबसे कॉमन रिस्क है ट्रैकिंग एरर। इसको ऐसे समझो जैसे आप YouTube पे कोई रेसिपी देखकर कुछ बना रहे हो, पर एंड में टेस्ट बिल्कुल शेफ जैसा नहीं आता। सेम चीज यहाँ होती है। एक ईटीएफ को जिस इंडेक्स को फॉलो करना होता है, जैसे निफ्टी 50, वो उसकी परफॉर्मेंस को हमेशा 100% कॉपी नहीं कर पाता। और इसी डिफरेंस को ईटीएफ और उसके इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बीच के इस गैप को ही ट्रैकिंग एरर कहते हैं। अब आप सोचेंगे यार थोड़ा सा फर्क ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? पर ट्रस्ट मी, आगे जाकर लॉन्ग टर्म में ये छोटा सा गैप आपके रिटर्न्स को काफी कम कर सकता है। ईटीएफ्स का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या है? उनका कम एक्सपेंस रेशियो। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखें तो इसके पीछे कुछ हिडन कॉस्ट्स भी छुपे हुए हैं। ये हिडन कॉस्ट्स ना अलग अलग रूप में आते हैं, जैसे ईटीएफ को खरीदने बेचने का ट्रेडिंग कॉस्ट, फिर बाय और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस जिसे बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं, टैक्स का इम्पैक्ट, और हाँ, पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीबैलेंस करने का खर्चा। ये सब मिलकर धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को खा जाते हैं। हम ईटीएफ क्यों खरीदते हैं? डाइवर्सिफिकेशन के लिए, राइट? मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने। लेकिन कई बार, खासकर बड़े इंडेक्स ईटीएफ्स में, सारे बड़े अंडे एक ही टोकरी में आ जाते हैं। कुछ टॉप की कंपनीज का वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब ही खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जरा सोचो, अगर निफ्टी 50 ईटीएफ में टॉप की 10 कंपनीज का ही वेट मान लो 60% हो गया, तो अगर वो 10 कंपनीज गिरी तो पूरा ईटीएफ ही नीचे चला जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन तो बस नाम का रह गया है ना। अब आते हैं ईटीएफ्स की एक ऐसी टाइप पर जिसके बारे में शायद आपने कम सुना हो, सिंथेटिक ईटीएफ्स। ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये असल में स्टॉक्स नहीं खरीदते, बल्कि डेरिवेटिव्स जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स को कॉपी करते हैं। और यहीं से एक नया और काफी सीरियस रिस्क शुरू होता है, और ये रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क। आसान भाषा में समझो, आपने किसी से डील की और वो सामने वाली पार्टी ही मुकर गई, तो क्या होगा? सब गड़बड़। बस वही रिस्क यहाँ है। जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो ईटीएफ को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा चेक करो कि आपका ईटीएफ एसेट्स को होल्ड कैसे कर रहा है। ओके, तो बेसिक रिस्क्स तो समझ आ गए। अब चलिए थोड़ा लेवल अप करते हैं और देखते हैं कुछ नए एडवांस्ड खतरे जो ईटीएफ्स की इस बढ़ती हुई दुनिया में सामने आ रहे हैं। ईटीएफ्स इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब ये खुद मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहला, आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि बॉन्ड ईटीएफ्स में जो हैवी ट्रेडिंग होती है, उससे मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। दूसरा, आपने लेवरेज्ड ईटीएफ्स के बारे में सुना होगा, जो 2x या 3x रिटर्न का वादा करते हैं। लॉन्ग टर्म में ना कंपाउंडिंग के कारण वो अक्सर अपना वादा पूरा नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी टेंशन, अगर हर कोई सिर्फ ईटीएफ ही खरीदेगा तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की सही कीमत कौन डिसाइड करेगा? सोचने वाली बात है। चलिए अब ग्लोबल बातों से आते हैं अपने देश में, अपने इंडियन मार्केट में, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसे रिस्क्स हैं जो स्पेशली हमें अफेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे रीसेंट और शॉकिंग एग्जाम्पल है कोटक सिल्वर ईटीएफ का। इमेजिन करो, एक फंड हाउस अचानक कहता है कि हम अपने ही ईटीएफ में नया पैसा नहीं लेंगे। सब लोग हैरान। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? रीजन था फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज।
मतलब ETF यूनिट्स को बैक करने के लिए जो असली चांदी चाहिए थी वो आसानी से मिल ही नहीं रही थी। और ऊपर से इंडिया में चांदी का रेट इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज्यादा था। इस इंसिडेंट के बाद सेबी भी अब इस मामले को देख रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि कमोडिटी ETFs में सप्लाई चेन का भी एक अलग ही रिस्क हो सकता है। ओके, इतने सारे रिस्क सुनकर शायद थोड़ी टेंशन हो रही होगी, बट डोंट वरी, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। अब सवाल ये है कि इन्हें मैनेज कैसे करें। तो चलिए सीधे चलते हैं एक्शन प्लान पर। आपका एक्शन प्लान बहुत सिंपल है। नंबर 1, अपना होमवर्क ठीक से करें। किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लिक्विडिटी, एक्सपेंस रेशो, ट्रैकिंग एरर और AUM यानी फंड का साइज जरूर चेक करें। नंबर 2, सिर्फ एक ETF पर डिपेंडेंट मत रहो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग ETFs में स्प्रेड करो। नंबर 3, लेवरेज्ड और सिंथेटिक जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट से दूर रहो जब तक आप उन्हें 100% समझ ना लो। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करते रहो। तो इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? ये कि ETFs इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत पावरफुल टूल्स हैं, नो डाउट, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई रिस्क ही नहीं है। तो की पॉइंट्स क्या हैं जो याद रखने हैं? ETFs में भी मार्केट रिस्क होता है। ट्रैकिंग एरर, हिडन कॉस्ट्स और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पर हमेशा ध्यान दो। सिंथेटिक और लेवरेज्ड ETFs के अपने अलग डेंजर्स हैं। और हाँ, इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज जैसे कमोडिटी शॉर्टेज भी हो सकती है। इन सबसे बचने का बेस्ट तरीका क्या है? स्मार्ट रिसर्च और सॉलिड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से ETF रिस्क जानकर आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ। वीड लव टू नो। अब जब आपको ये सारे रिस्क्स पता हैं तो 1 मिनट रुककर सोचिए, क्या आपका पोर्टफोलियो सच में उतना डाइवर्सिफाइड है जितना आप सोचते हैं? इस सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हमेशा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनें और रिस्क को समझकर आगे बढ़ें।